नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आप सभी का धाकड़ हरियाणा में स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में ये काका नगर में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का रेस्ट हाउस है। और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास शख्सियत से जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाड़। सर, स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सर, आपको हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर कला रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, तो क्या कारण रहा आपको डॉक्टर अंबेडकर कला रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, और उस किस वजह से आपको नवाजा गया है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैंने मुझे सम्मानित किया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के योग्य समझा, और समाज ने मुझे जो सम्मानित किया है उसके लिए मैं समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही समझता हूँ कि हमारे जो दलित बच्चे हैं आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें, डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करें, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का काम करें और अपने जीवन में सफल बने। मैं भी डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैंने उनको फॉलो करते हुए अपने जीवन में अब तक 15 बैचलर मास्टर पीएचडी डिग्री और 7 पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। मैंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की, एमटेक किया मैंने वहाँ से। उसके बाद फिर मैं यूपीएससी के समकक्ष क्लास 1 की भर्ती जो एचपीएससी द्वारा की गई 98 में एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट पर टॉप करके मैंने ये पद ग्रहण किया। और मैं जीवन में हमेशा ही एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि हमें पहली जो फाइट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या पढ़ाई में या जीवन के किसी भी अवसर में, चाहे वो हम कल को एमएलए का इलेक्शन लड़े, हमारा भाई कोई एमपी का लड़े, तो पहला हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम जनरल कैटेगरी से लड़ें। मेरा ये एग्जाम्पल है कि मैंने पढ़ाई में, मैंने नौकरी में और मैंने प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं ली, और मैं इसमें सफल हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ दबंग लोग इससे बहुत ज़्यादा जलते हैं और वो हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर हम जनरल में फाइट देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनको भी हम सीधा सीधा एक अवसर और दे रहे हैं कि हमारी जगह कोई और हमारा दूसरा भाई नौकरियों में या बिजनेस में या राजनीति में आगे बढ़ा। आजकल देखने में आया सर, कई स्टेट में ये बात आ गई है कि भाई एससी कैटेगरी का व्यक्ति एससी में ही फाइट करेगा, और जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जनरल में फाइट करेगा, ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति ओबीसी में फाइट करेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि हमें जातिवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर एक युवा किसी भी जाति और धर्म से हो, अगर वो होनहार है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर होनहार थे, पूरी दुनिया उनको रत्न की उपाधि देती है। अगर कोई होनहार है तो वो उसको जनरल में या किसी भी कैटेगरी में आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि सभी को उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि उसकी टांग पकड़कर गिराने का काम करें। विदित है कि आपने 15 डिग्रियां और 7 पीजी डिप्लोमा प्राप्त किए हैं। तो आपने क्या सोच करके ये इतनी डिग्रियां प्राप्त की? अपने आप को कहाँ रख के आपने ये डिग्रियां प्राप्त की? जी भारती जी, इसमें यह है कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर हूँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने 32 से भी ज़्यादा डिग्रियां की, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और आने वाले समय में शायद ही कोई डॉक्टर अंबेडकर जितनी पढ़ाई कर सके, और पूरी दुनिया में उन्होंने एक प्रकाश की रोशनी दिखाई। तो मैं उनका फॉलोअर हूँ, इस नाते
मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई करने से मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, समाज में अच्छाइयाँ कर सकूं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करूं, ये मेरा मकसद होता है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की है, सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री की है, मैंने एलएलबी किया है, उसके बाद में एमटेक किया IIT दिल्ली से, मैंने एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट इग्नू से किया, एमफिल मैनेजमेंट किया, एमएससी एनवायरनमेंट और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिस्ट्री और एलएलएम और पीएचडी बॉटनी और इसके अलावा आजकल मैं एमई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नीटर चंडीगढ़ से। तो इसी तरह से मैंने पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट गुरु जुम्बेश यूनिवर्सिटी से किया। तो इसके अलावा भी कई और डिग्री और डिप्लोमास हैं जो मैं इतने सभी को बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। तो मेरा एक सीधा सा संदेश है कि जो हमारे दबे कुचले भाई हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको दबंग लोग मौका नहीं देते हैं आगे बढ़ने का, तो वो गांव से खड़े हों और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर समाज का अपने नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तभी मैं समझता हूँ कि हम दलित और पिछड़े आगे बढ़ सकते हैं और यही एक जीवन का मकसद होना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप अभी एमई सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके जो समकक्ष सहपाठी हैं वो आपसे कितने छोटे हैं, तो आपको कैसा लगता होगा उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए? मेरी उम्र 52 साल है और ज़्यादातर मेरे जो क्लास फेलो हैं वो 25 साल की रेंज में हैं लगभग। तो मैं हमेशा ही उनकी उम्र का ही अपने आप को समझता हूँ, उन्हीं की लेवल का समझता हूँ, क्योंकि एक विद्यार्थी हमेशा विद्यार्थी ही होता है और नहीं मैं अपने आप को कभी इतना बड़ा अफसर मानता हूँ। मैं एक आम आदमी की तरह चलता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनमें बच्चों की तरह ही रहूँ, ऐसी ही एक्टिविटी करूँ जिससे मैं उनके साथ मिलजुल कर एक अच्छा छात्र बन सकूँ। सर, अभी हाल ही में एक आपकी पुस्तक काव्य संग्रह आपका आया था, तो वो काव्य संग्रह जो आपने जो कविताएं लिखी वो किस प्रकार से आपने लिखी, कैसे उसी प्रेरणा मिली आपको? जी, इसके लिए मैंने पहले कभी लिखा नहीं था कुछ। तो एक बार हमारे एक बीबीएमबी में कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र मिला था, तो मैंने उनकी कविता पढ़ी कि जिसके बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट मिला था। तो मैंने उस दिन प्रेरणा ली कि मैं भी ऐसी कविताएं लिख सकता हूँ। तो मैंने मेरे स्टाफ के सामने 15 मिनट में एक कविता लिखी, तो उसका शीर्षक था मकान। तो उसके बाद फिर मैं कोरोना पीरियड में जब हम घर में कैद की तरह हो गए थे, उन दिनों मैं कविता लिखने लगा और समाज के हर पहलू पर मैंने कविताएं लिखने की कोशिश की। मैं एक कवि नहीं हूँ, लेकिन मेरा हृदय भी कवियों से कम नहीं है। तो मैंने एक शुरुआत की और मैंने 100 कविताएं लिखी, जिसको किताब का नाम सुराही के नाम से रखा गया, जिसमें जीवन के हर पहलुओं पर चर्चा है। इसके बाद में इससे प्रेरित होकर फिर मैंने एक किताब गुलाब और कांटे भी लिखी है, जिसका विमोचन अभी होना बाकी है। आपकी जो पहली रचना थी, जो आपने जो पहली कविता लिखी थी, वो गुनगुनाए कौन सी थी वो? पहली रचना मेरी मकान थी। वह ये जो मकान बनाता है इंसान ज़माने में, कभी घर बने तो सुकून मिले ज़माने में। ये जो होड़ सी लगी है ईंट पत्थर के मकान बनाने में, धर्मशालाएं हैं ये सभी आज तुम रहे कल संताने। कोई एक मकान बनाता कोई 4, फिर हड़पते इनको किराएदार। मामला अदालत में चलता बंदे परेशान, हमने तमाम कोशिश की इसको घर बनाने में। आंगन में तुलसी बिखेरती खुशबू, मंडेर पर दिया जगमगाता रोशनी।
प्रकाश ही प्रकाश था दिलों में सबके, लेकिन उनके कर्म ऐसे कि यह रहा हमेशा मकान ही। ये जो बंद पड़ा है मकान तुम्हारा सालों से, इसे खोल तो जरा, आने दो हवा बगीचों की, हटा दो पर्दे, खोल दो खिड़कियाँ, जो नींद आती है मुझे मेरे घर में, नहीं आती किसी और के मकान में। बड़े लंबे अरसे रहे तुम दिले मकान में, एक मुस्कुराहट तो दे दो किराए के रूप में, एक दिन एक मुट्ठी खाक होगा ये मकान मेरा, उड़ेगी राख दुनिया में आंधियों के झोंकों में, गुलाब तलाशना खुद को उनके दिले मकान में। ये जो मकान बनाता है इंसान ज़माने में, कभी घर बने तो सुकून मिले ज़माने में। वाह जी, बड़ी शानदार रचना है आपकी। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल, जिनकी हाल ही में एक सुराही काव्य संग्रह भी आया था, और इनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।